दिस इज़ अजय हियर। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाषाण काल, रामायण काल, महाभारत काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, नल वंश, राजर्षि तुल्यवंश, सरपपुरी वंश, सिरपुर के पांडुवंश, मैकल के पांडुवंश, उड़ीसा के सोमवंश और कांकेर के सोमवंश, बाण वंश और इससे संबंधित विविध क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जैसे कि CGPSC प्री 2024 में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। तो यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलचित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक शैलचित्र किस जिले में प्राप्त हुए हैं? राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ या फिर बालोद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रायगढ़। इससे संबंधित व्याख्या दिया गया है दोस्तों, इसको कर लेते हैं। सर्वाधिक प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में प्राप्त हुए हैं दोस्तों। रायगढ़ जिले में स्थित सिंघनपुर की गुफा से सर्वाधिक प्राचीनतम शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। वास्तव में यह पूर्ण पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, यह किससे संबंधित है? यह पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। सिंघनपुर की गुफा की खोज 1910 में C.W. एंडरसन ने की थी। इनके साथ खोज दल में अमरनाथ दत्त भी शामिल थे दोस्तों। सिंघनपुर पहाड़ में कुल 3 गुफाएं हैं, जहां 23 गेरुआ एवं लाल रंग के शैलाश्रय उपस्थित हैं। सिंघनपुर की गुफा में मौजूदा शैलाश्रयों में 2 शैलचित्र जलपरी, मरमेड तथा सीढ़ीनुमा मानव उल्लेखनीय है दोस्तों। इस शैलचित्र का एकत्रीकरण पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे एवं इतिहासकार डॉक्टर N. घोष व D.H. गार्डन द्वारा किया गया था। सिंघनपुर की वास्तविक भौगोलिक स्थिति है चंवर ढाल की पहाड़ी। सिंघनपुर की गुफा कहाँ स्थित है बोला जाएगा, तो इसका आ जाएगा आंसर चंवरपुर की चंवर ढाल की पहाड़ी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में शैलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ राज्य में शैलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बिलासपुर, रायगढ़, कबीरधाम, सरगुजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शैलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? वह है रायगढ़। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? शैलचित्र का स्थान कौन सा है? वह है सिंघनपुर की गुफा। प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है? तो कबरा पहाड़ स्थित है रायगढ़ जिले में दोस्तों। रायगढ़ जिले में स्थित पाषाणकालीन स्थल निम्न है दोस्तों। पूर्व पाषाण काल में सिंघनपुर की गुफा, सोनबेरा, भंवरखोल, गीधा और छापा मारा। और वहीं मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है कबरा पहाड़, और उत्तर पाषाण काल में आता है महानदी घाटी क्षेत्र, और नव पाषाण काल क्षेत्र में आता है टेरम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? चितवा डोंगरी की गुफाएं, इस दौरान क्वेश्चन के दौरान आंसर लिया गया था राजनांदगांव। अभी मोहला मानपुर लेंगे दोस्तों आंसर, नहीं तो बालोद लेंगे। तो यह चितवा डोंगरी की गुफाएं मोहला मानपुर में आता है दोस्तों। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। चितवा डोंगरी नवीनतम जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में स्थित है। चितवा डोंगरी नव पाषाणकालीन स्थल है। चितवा डोंगरी की खोज भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। चितवा डोंगरी से छिद्रित घन औजार तथा ड्रैगन के 27 शैलचित्र मिले हैं। किसके 27 शैलचित्र मिले हैं? ड्रैगन के 27 शैलचित्र मिले हैं चितवा डोंगरी की गुफा में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैलचित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैलचित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। पाषाण युग के औजार कौन कौन से स्थानों से प्राप्त हुए हैं उसको देखना है दोस्तों। तो पाषाण युग के दौरान कहाँ कहाँ से पाषाण युग औजार प्राप्त हुए हैं उसको हमको जमाना है। पाषाण युग के कालक्रम में जैसे पूर्व पाषाण काल युग, मध्य पाषाण काल युग, उत्तर पाषाण काल युग, नव पाषाण काल युग, इन स्थानों से प्राप्त औजारों के क्रम निम्न कूट के आधार पर निर्धारित कीजिए। तो पूर्व से लेकर नव पाषाण युग के अनुसार इसको जमाना है दोस्तों। तो फिर देखते हैं, सिंघनपुर की जिला जो है, सिंघनपुर जिला रायगढ़ जो है, यह पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा पहला में आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़ आता है जो कि रायगढ़ जिले में है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है धनपुर जिला बिलासपुर जो कि उत्तर पाषाण युग के दौरान
मिला जाता है। अर्जुनी है वह है नवपाषाण युगीन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उससे संबंधित पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। पाषाण काल के स्थानों के आधार पर प्राप्त औजारों का क्रम निम्न है। सिंघनपुर जो कि रायगढ़ में स्थित है पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत आता है। कबरा पहाड़ रायगढ़ मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। धनपुर जिला बिलासपुर उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत आता है। वहीं अर्जुनी जो कि दुर्ग में स्थित है नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पास क्वेश्चन पूछा है महापाषाण युगीन सभ्यता, तालागांव, मल्हार, तुम्बान या फिर शिवरीनारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्हार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष बिलासपुर जिले के मल्हार में मिले हैं। छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? मेनहीर कहाँ प्राप्त हुआ है उसको देखना है। करका भाटा, कबरा पहाड़, मल्हार या तरी घाट। करका भाटा जो कि बालोद में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पास मेनहीर प्राप्त हुए हैं, पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ में है, मल्हार बिलासपुर, तरी घाट जो कि रायपुर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालोद जिले के करगा पाटा में मेनहीर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? बानाबरत, टेंगना, ताला या फिर कांगेर घाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा टेंगना में दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष टेंगना नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? तुरतुरिया प्रसिद्ध है वाल्मीकि आश्रम, गुफा चित्र, अभ्यारण्य, मंदिर या इनमें से कोई नहीं। तो तुरतुरिया प्रसिद्ध है वाल्मीकि आश्रम के लिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलौदाबाजार जिले में स्थित बारनवापारा अभ्यारण्य के निकट तुरतुरिया ग्राम में वाल्मीकि आश्रम स्थित था। माना जाता है कि लव कुश का जन्म इसी आश्रम में हुआ था दोस्तों। लव कुश का जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है तुरतुरिया जो कि बारनवापारा क्षेत्र में आता है दोस्तों। स्थानीय परंपरा के अनुसार श्री राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे? सबरी के जूठे बेर कहाँ खाए थे श्री राम ने? शिवरी नारायण में दोस्तों, जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। इससे संबंधित व्याख्या दिया गया है दोस्तों। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण स्थान पर प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार की श्री राम वनगमन पथ योजना अंतर्गत शिवरी नारायण को विकसित किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं के साथ सही संबंध जोड़िए। सही संबंध जोड़ना है दोस्तों, क्या क्या है इसका देखते हैं। लव कुश का जन्म हुआ था दोस्तों। लव कुश का जन्म हुआ था तुरतुरिया में दोस्तों। एक का हो जाएगा हमारा 4। कौन कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी में दिया है दोस्तों। श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा किया गया था रामाराम में दोस्तों। लोमस ऋषि का आश्रम है दोस्तों राजिम में, और वहीं अत्रि मुनि का आश्रम है सीतामढ़ी हरचौका में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही दोस्तों। लव कुश का जन्म हुआ था तुरतुरिया में, श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा किया गया था रामाराम में, लोमस ऋषि का आश्रम है राजिम में, अत्रि मुनि का आश्रम है सीतामढ़ी हरचौका जो कि एमसीबी जिले में है। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था दोस्तों? रत्नावलीपुरी किसका नाम था? तो वह था रतनपुर का दोस्तों। महाभारत के अनुसार रतनपुर को मणिपुर, रत्नावलीपुर तथा कुबेर नगर के नाम से जाना जाता था। यह ताम्रध्वज नामक राजा की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? रघुवंश, महाभारत, आदि पुराण, अर्थशास्त्र या अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत महाभारत है। शक्ति पूर्व में जांजगीर चांपा में आता था, अभी जिला बन गया है। जिले में स्थित गुंजी दमोदरा से ऋषभ तीर्थ की जानकारी मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से जोड़ा जाता है मोरध्वज का स्थान? तो आरंग से जोड़ा जाता है और रतनपुर से जोड़ा जाता है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1 और 3 दोनों। प्राचीन जनश्रुतियों के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर से है। कालांतर में राजा मोरध्वज ने अपनी राजधानी रतनपुर से आरंग स्थानांतरित कर दी थी दोस्तों। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर में हैहवंशी राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था, ये भी सही है दोस्तों। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये भी सही है दोस्तों। मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, ये गलत है दोस्तों। मयूरध्वज ने अपने शरीर को आरे से कटवाया था, ये गलत है दोस्तों। मयूरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवाया था दोस्तों। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार राजा मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन थे। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज और अर्जुन के मध्य विवाद हो गया था। इस विवाद का समाधान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर तथा मोरध्वज द्वारा किया गया था। राजा मयूरध्वज ने अपने बेटे ताम्रध्वज को आरे से कटवा दिया था दोस्तों। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? कोरिया जिले में कौन सा स्थल है जो अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? वह है कोटाडोल दोस्तों। वहाँ अशोक के लाठ प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में यह कोटाडोल है वह एमसीबी जिले में आता है दोस्तों। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले में स्थित कोटाडोल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है दोस्तों। अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है, यह गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 कूट से मिलाते हैं, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार अशोक कलिंग विजय के दौरान सरगुजा क्षेत्र से गुजरा था, अतः उत्तरी छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा से सीता बेंगरा तथा जोगीमारा गुफा के अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में हैं, लेकिन अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि नहीं होती है। कलिंग अभिलेख का संबंध अशोक के कलिंग अभियान से है दोस्तों। छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट कहाँ मिले हैं छत्तीसगढ़ से? रायगढ़, मैनपाट, रामगढ़ या फिर बैलाडीला। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामगढ़। इससे संबंधित व्याख्या दिया गया है। सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित सीता बेंगरा गुफा में विश्व के प्राचीनतम नाट्य थिएटर के साक्ष्य मिले हैं। इस प्राचीनतम नाट्य का अध्ययन डॉक्टर संतलाल कटारे ने किया था। इसी रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित जोगीमारा की गुफा में सुतनुका नामक देवदासी तथा नर्तक देवदत्त प्रेम गाथा का उल्लेख जोगीमारा अभिलेख में किया गया है। छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाने वाला स्थान है। छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माने जाने वाला स्थान कौन सा है? रतनपुर, रायगढ़, रामगढ़, खैरागढ़ या फिर राजिम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामगढ़, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। विश्व का सबसे पुरानी रंगभूमि किस जिले में स्थित है? तो रंगभूमि कौन से जिले में स्थित है? विश्व के सबसे प्राचीनतम रंगभूमि स्थित है वह है, देखते हैं क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी रंगभूमि नाट्यशाला या फिर रंगशाला किस जिले में स्थित है? वह स्थित है सरगुजा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो यह हुआ है जोगीमारा अभिलेख में, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश या फिर सातवाहन वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों।
छत्तीसगढ़ जिले के किरारी से वर्ष 1921, कौन से वर्ष में, वर्ष है 1921 से प्राप्त काष्ठ स्तंभ सातवाहन वंश का पता चलता है। इसे वर्तमान में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि किरारी के काष्ठ स्तंभ में सातवाहन काल के कर्मचारी एवं पदनामों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है, वह है किरारी के काष्ठ स्तंभ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है। ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है दोस्तों, सम्राट अशोक, तीवरदेव, कुमारवर्दत्त व महाशिवगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा महाशिवगुप्त, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कुमारवर्दत्त श्री का, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम ऋषभ तीर्थ गुंजी दमोदरा से प्राप्त शिलालेख कुमारवर्दत्त श्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दमोदरा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वर्दत्त ने 1000 गाय दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है। तो यह स्थान किस नाम से जाना जाता है, गुंजी दमोदरा नाम से जाना जाता है, जो कि शक्ति जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। दमोदरा नाला चट्टान लेख गुंजी शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इसमें राजा वर्दत्त श्री 1000 गाय को दान देने का उल्लेख मिलता है। किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्रक कौन था। तो कुलपुत्रक था वह है अभियंता या फिर मुख्य मिस्त्री, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। किरारी के यज्ञ स्तंभ काष्ठ स्तंभ से उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्रक अभियंता या मुख्य मिस्त्री था दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। किस शासक के, मल्हार में किस शासक के सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। वेदश्री, पुडुवामी, अपीलक, इन तीनों के तो प्राप्त हुए हैं दोस्तों, लेकिन सिमुक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ के मल्हार में सिमुक नामक सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें कूट से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कूट से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिसमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। तो कौन कौन सा क्षेत्र जीता था, कोसल क्षेत्र जीता था और महाकांतार क्षेत्र जीता था। कुराट और पिष्टपुरिये छत्तीसगढ़ के नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अ एवं स। तो अ एवं स ऑप्शन सी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणापथ अभियान के दौरान कोसल तथा महाकांतार को जीता था, जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया गया है। तो इसको किया गया है दक्षिण कोसल के नाम से संदर्भित किया गया है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से संदर्भित किया गया है दोस्तों। किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो किस अभिलेख में उल्लेखित है, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिसेन द्वारा रचित है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के वाकाटक नरेश महेंद्र तथा महाकांतार के नलवंशी शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्नलिखित कौन था। वह था स्वामीदत्त, व्याघ्रराज, विष्णुगोप, महेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लेकिन इसने अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया था, इसको छोड़ दिया था दोस्तों। तो इसका आंसर देखते हैं, कूट दिया होगा। तो 1 और 2 हमारा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसका व्याख्या कर लेते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया था।
समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा वकाटक नरेश महेंद्र को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ को अपने अधीन नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? महाकांतार पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्र राजा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। कौन से गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? कच्छगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो किसका सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? तो उसका आंसर है स्कंदगुप्त। बाकी सभी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित बानाबरस में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कच्छगुप्त जिसको बृहद्रथ कहा जाता था, कांचगुप्त आदि गुप्त शासकों के सिक्के मिले हैं, परंतु स्कंदगुप्त के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? कांचगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं बानाबरद दुर्ग में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नलवन से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो नल राजाओं की राजधानी थी पुष्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के नल वंश के राजाओं की राजधानी पुष्करी या फिर कोरापुट थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कोसल के नल वंश से संबंधित है? दक्षिण कोसल के नल वंश से कौन से संबंधित है? तीवरदेव, विलास तुंग, हर्षगुप्त, प्रसन्नमात्र या फिर उत्पल देव। तो इसका आंसर हो जाएगा विलास तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसके शासकों को देख लेते हैं। नलवंश के प्रमुख शासक निम्न हैं: शिशुक, व्याघराज, वृषभराज, बराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलास तुंग, पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन देव या फिर और थे लास्ट अंतिम शासक थे नरेंद्र थबल। राजी लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो विलास तुंग थे, वह है नलवंश से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। राजी लोचन मंदिर का निर्माण नल शासक विलास तुंग ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ था। यह मूलतः विष्णु मंदिर है। विलास तुंग स्वयं वैष्णव धर्मावलंबी थे। यह मंदिर पंचायत शैली में निर्मित है दोस्तों। इसका जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था दोस्तों। पंचायत शैली से आशा है, यहाँ पर बीच में एक मंदिर होता है, उसके चारों तरफ एक एक और मंदिर होते हैं, तो ये होता है पंचायत शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कौन सा साक्ष्य है प्राचीन महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है प्राचीन इतिहास का छत्तीसगढ़ के? राजिम अभिलेख, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। राजिम अभिलेख छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक साक्ष्य एवं प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें विलास तुंग के पिता विरूपाक्ष तथा पितामह पृथ्वीराज का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख 700 से 740 ईस्वी से संबंधित है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश से सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? तो यह है नलवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण। नलवंश से के संबंध में निम्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त होता है: रिद्धिपुर ताम्रध्वज अभिलेख, रिद्धिपुर ताम्रध्वज अभिलेख, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, पंडिया पाथर अभिलेख, पोड़ागढ़ अभिलेख और राजिम अभिलेख से नलवंश की जानकारी मिलती है। नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? तो नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं अड़ेंगा गांव केशकाल क्षेत्र में मिला था, जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है। कोंडागांव जिले में केशकाल के निकट अड़ेंगा ग्राम में नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं मिली थी दोस्तों। राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे? राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे? विभीषण, भीमसेन प्रथम, सूर या फिर दैत्य प्रथम। तो राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक थे सूर दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित व्याख्या दिया गया है। राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक सूर या सूरा थे। राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी आरंग रायपुर थी। राजर्षि तुल्य वंश के शासकों के नाम हैं सूर, सूरा। देखते हैं दोस्तों क्या क्या नाम है इसके राजर्षि तुल्य वंश के राजाओं के नाम। सूर या सूरा प्रथम शासक, दैत्य विभीषण,
दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य वर्मा द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। इसको आप लोग याद करिएगा। सूर्य असुरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य वर्मा द्वितीय, विभीषण, भीमसेन द्वितीय। ठीक है दोस्तों, अंतिम शासक है। राजर्षि तुल्यवंश छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला पहला स्थानीय राजवंश था। यह क्या है? राजर्षि तुल्यवंश पहला स्थानीय राजवंश है छत्तीसगढ़ का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश की स्थापना सूर ने की थी? किस वंश की स्थापना सूर ने की थी? तो उसने किया था राजर्षि तुल्य वंश की स्थापना। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी? राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी कौन सी थी? राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी सरभपुर, सिरपुर, आरंग या फिर अमरकंटक। तो राजर्षि तुल्य वंश है, उसकी राजधानी थी आरंग। दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? रतन देव, विभीषण, भीमसेन देव या फिर दैत्य वर्मा द्वितीय। ठीक है दोस्तों, भीमसेन द्वितीय हमारा आंसर होगा। दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी निम्न अभिलेखों से प्राप्त होती है। किस अभिलेख से प्राप्त होती है दोस्तों? भरत बल का बमनी ताम्रपत्र लेख से, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख से, या फिर सुदेव राज का कौवा ताल ताम्रपत्र से, या फिर सामंत इंद्रराज का मगध ताम्रपत्र लेख से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी मिलती है भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से, और राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी रही है आरंग। दोस्तों इसे संबंधित व्याख्या दिया गया है। राजर्षि तुल्य वंश की प्रमाणिक जानकारी वंश के अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। इस ताम्रपत्र में अभिलेख में राजर्षि तुल्य वंश के शासकों सूर, दैत्य वर्मा, विभीषण आदि से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्नमात्र किस वंश से संबंधित है? 5वीं-6वीं शताब्दी में इसने शासन किया था। प्रसन्नमात्र कौन से वंश से है? सरभपुरी वंश, कलचुरी वंश, पांडु वंश या फिर नल वंश। तो प्रसन्नमात्र हैं सरभपुरी वंशी के राजा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरभपुरी वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं सरभपुर वंश के प्रमुख शासक। सरभराज जो कि संस्थापक है, सरभराज है, नरेंद्र है, प्रसन्नमात्र, जयराज, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम, और उसके बाद है प्रवरराज द्वितीय। ठीक है दोस्तों, सरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के मुद्राएं प्रचलित किए थे? कौन है वो जो स्वर्ण सिक्काएं या फिर मुद्राएं प्रचलित किए थे? वह हैं सरभराज, नरेंद्रराज, सुदेवराज या फिर प्रसन्नमात्र। तो स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए थे? प्रसन्नमात्र ने किए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरभपुरी राजवंश के प्रतापी शासक प्रसन्नमात्र ने गरुड़ चक्र शंखयुक्त सोने के सिक्के मुद्राएं प्रचलित किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरभपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? कौन सा चिन्ह अंकित है दोस्तों? तो उसमें अंकित है कीलांकन, गजलक्ष्मी, हनुमान या फिर शिवलिंग। तो मुद्राओं में कौन सा चिन्ह अंकित है? गजलक्ष्मी का चिन्ह अंकित है। दोस्तों सरभपुरी शासक जयराज की मुद्राओं में गजलक्ष्मी का अंकन मिलता है। सरभपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? सरभपुरी वंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? शंख चक्र, हनुमान, गजलक्ष्मी या फिर सूर्य। तो कौन से चिन्ह मिलता है दोस्तों? गजलक्ष्मी का चित्र मिलता है। ठीक है, सरभपुरी वंश का अमराज कुल की राजमुद्रा में गजलक्ष्मी का चिन्ह मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी। सरभपुरी शासकों की राजधानियाँ कौन कौन सी थी उसको देखना है दोस्तों। तो इसकी राजधानियाँ थी प्रवरपुर। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, प्रवरपुर दिया है, सरभपुर दिया है, सिरपुर दिया है या फिर प्रसन्नपुर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरभपुर, जो कि सरभराज ने, जिसका संस्थापक सरभराज जी थे। सरभपुर है जिसका संस्थापक सरभराज द्वारा किया गया था, यह उनकी राजधानी थी। सिरपुर है दोस्तों, और प्रसन्नपुर है जिसकी स्थापना, जिसको अपनी राजधानी प्रसन्नमात्र ने बनाया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या दी है उसको कर लेते हैं।
सरबपुरी वंश के शासकों की निम्न राजधानियाँ थी। सरबपुर जिसको सरब राज द्वारा बसाया गया था, और प्रसन्नपुर या मल्हार प्रसन्न मात्र के द्वारा, और वहीं सिरपुर है वह प्रवर राज प्रथम ने अपनी राजधानी बनाई थी। सरबपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता था? सरबपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता था? ताम्रपत्र जारी करने की तिथि ये तो होती थी दोस्तों। ताम्रपत्र जारी करने का स्थान ये भी होता था। ताम्रपत्र के लेख व उत्कीर्ण का नाम ये भी होता था, लेकिन ताम्रपत्र पर चित्र का अंकन नहीं होता था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही। सरबपुरी ताम्रपत्र में जारी करने की तिथि, स्थान, जारीकर्ता का नाम उल्लेखित होता है, लेकिन ताम्रपत्र पर चित्र का अंकन नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से कौन सा था? सरबपुरी राजवंश का राजधर्म कौन सा था दोस्तों? शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सरबपुरी राजवंश की राजधर्म थी वैष्णव, क्योंकि इसने अपने सिक्कों में गजलक्ष्मी का अंकन किया था। इससे हमें पता चल जाता है कि यह वैष्णव धर्म से संबंधित थे। सरबपुरी राजवंश के शासक वैष्णव धर्म को मानते थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्न में से किस पद पर आसीन किया था? महाबलाधिकृत, सर्वाधिकृत, या फिर महामांडलिक, या फिर महासामंत। तो सर्वाधिकारी कर्ता घोषित किया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। सरबपुरी वंश के कौवाताल अभिलेख से यह ज्ञात होता है, कौवाताल अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रबल को सर्वाधिकारीकृत पद पर आसीन किया था दोस्तों। अब सिरपुर के पांडु वंश से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? कोशलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? महाशिवगुप्त, तीवरदेव, नन्नराज। ऑप्शन बी में नन्नराज दिया है, ऑप्शन सी में हर्षगुप्त दिया है, और उसके बाद ऑप्शन डी में महाशिवगुप्त दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोशलाधिपति का उपाधि किसने धारण किया था? तो महाशिवगुप्त, महाशिव तीवरदेव। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। पांडु वंश के शासक व उनकी उपाधि को देखते हैं दोस्तों। महाशिवगुप्त तीवरदेव ने सकल कोशलाधिपति या परम वैष्णव का उपाधि धारण किया था। वहीं नंदराज या फिर नन्नराज द्वितीय ने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था? किसने वाष्टा देवी से विवाह किया था? तीवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मौखरी वंश की राजकुमारी वाष्टा देवी से विवाह करने वाले पांडु वंशी शासक हैं महाशिवगुप्त। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी डी नहीं, हर्षगुप्त थे दोस्तों, हर्षगुप्त हैं, हर्षगुप्त। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश में निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था? उसने किया था हर्षगुप्त ने किया था दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित व्याख्या दिया गया है। छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के प्रतापी शासक हर्षगुप्त ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा देवी से विवाह किया था। कालांतर में हर्षगुप्त के मृत्यु के बाद वाष्टा देवी ने हर्षगुप्त की स्मृति में लक्ष्मण मंदिर निर्माण कार्य सिरपुर में प्रारंभ करवाया था, जिसे महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पूर्ण कराया था। महाशिवगुप्त बालार्जुन वाष्टा देवी के पुत्र थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों की एक मंदिर का निर्माण कराया था? किस राजवंश की है उसको देखेंगे दोस्तों। तो वह थी पांडु वंश की, उसका विवाह हुआ था, वाष्टा देवी का विवाह हुआ था हर्षगुप्त के साथ, और उन्हें सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, जो कि लाल ईंटों से बना हुआ है। और उसको निर्माण कार्य स्टार्ट किसने करवाया था? वाष्टा देवी ने, और उसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था महाशिवगुप्त बालार्जुन ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडु वंश के शासनकाल के रानी वाष्टा देवी ने ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर, जो कि विष्णु को समर्पित है, का निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जो लक्ष्मण मंदिर है उसमें सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में भगवान विष्णु का शयन मुद्रा में मूर्ति स्थापित किया गया है दोस्तों। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में निम्न में से किसका मुख्यतः
किसका प्रमुखता उपयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में निम्न में से किसका प्रमुखता उपयोग किया गया है। मिट्टी, लकड़ी, ईंट या फिर सीमेंट। तो ईंट का उपयोग किया गया है और लाल ईंटों का उपयोग किया गया है। देखिए दोस्तों, यह CGPSC IMO ADP में 2018 और 2020 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त संबंधित है। तो महाशिवगुप्त किससे संबंधित है दोस्तों, यहाँ पास दिया गया ऑप्शन राजर्षि तुल्य वंश। महाशिवगुप्त तो संबंधित है दोस्तों पांडु वंश से संबंधित है दोस्तों महाशिवगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। पांडु वंश के प्रमुख शासक निम्न हैं। पांडु वंश के शासकों को देखते हैं दोस्तों। आदि पुरुष के संस्थापक थे उदयन, इंद्रबल, नंदराज प्रथम, महाशिव तिवर्देव, नंदराज द्वितीय, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त। उसके बाद आते हैं अंतिम शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो कि सबसे प्रतापी शासक थे। और वही इंद्रबल हैं जो पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। और उदयन को आदि पुरुष या फिर प्रथम शासक या फिर संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था। महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था। महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म था बौद्ध, वैष्णव, शैव या फिर जैन। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म था शैव धर्म, लेकिन यह वैष्णव धर्म को भी मानते थे दोस्तों। इनका धर्म था शैव धर्म। वैष्णव धर्म को मानते थे, इसकी जानकारी इसलिए यहाँ से मिली है क्योंकि इन्होंने सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। मूलतः सिरपुर के पांडु वंश के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म को मानते थे। हालांकि महाशिवगुप्त बालार्जुन सभी धर्म को समान संरक्षण प्रदान करते थे, इसीलिए उन्होंने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशी शिलालेख में इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है। इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है। नन्नदेव, ईशान देव, तीवर देव या फिर महाशिवगुप्त। तो किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों, ईशान देव की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। इंद्रबल के तृतीय पुत्र ईशान देव के नाम का उल्लेख खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लाखाचौर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशी शिलालेख में मिलते है। कूट से संबंधित इसका क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मिलाना है। निम्न पांडु वंश राजाओं को उनकी कार्यकाल अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम में सजाना है। महाशिव तीवरदेव, नन्नराज प्रथम, इंद्रबल, हर्षगुप्त। तो इसके सबसे ज़्यादा शासन करने वाले थे इनमें से इंद्रबल है सबसे ज़्यादा शासन करने वाले। पहले आंसर में ये आ जाएगा इंद्रबल, उसके बाद आ जाएगा नन्नराज प्रथम, उसके बाद आएगा दोस्तों महाशिवगुप्त तीवरदेव, उसके बाद आ जाएगा हर्षगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास कार्यकाल की अवधि के अनुसार पांडुवंशी राजाओं का क्रम निम्न है। पहले इंद्रदेव, उसके इंद्रबल, उसके बाद नन्नराज प्रथम बढ़ते क्रम में, उसके बाद है महाशिव तीवरदेव, उसके बाद आता है हर्षगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया। चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया। तो इसको बनाया था पांडु राजवंश ने। चित्रांगदपुर को सिरपुर के पांडु वंश शासकों ने अपनी राजधानी बनाया था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित में से किस शहर की ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी। ठीक है, महासमुंद जिले के निम्नलिखित में से किस शहर के ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी। तो किसकी यात्रा की थी, उसने सिरपुर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी 5वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 8वीं सदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर महासमुंद की यात्रा 7वीं शताब्दी 639 ईस्वी में की थी। इस दौरान महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल था। उन्होंने अपनी पुस्तक सी युकी में छत्तीसगढ़ का किया सलो कहा है। सी युकी, ह्वेनसांग के पुस्तक का नाम है सी युकी और छत्तीसगढ़ को इसने क्या कहा है, किया सलो कहा है। अपनी यात्रा के दौरान ह्वेनसांग ने दक्षिण कोसल की राजधानी के पास स्थित बौद्ध विहार नागार्जुन के निवास के स्थान
के बारे में बताया है। निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय ह्वेनसांग सिरपुर आया था? तो किसके समय ह्वेनसांग सिरपुर आया था? महाशिवगुप्त, तीवरदेव, हर्षगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो ह्वेनसांग किसके समय आया था? महाशिवगुप्त के समय आया था। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दक्षिण कोसल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है? तो किसके बारे में लिखा है? नागार्जुन के बारे में, बुद्धघोष के बारे में, भास्कर के बारे में, जीवु गुप्त के बारे में? तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन के बारे में इन्होंने लिखा है। मैकल के पांडुवंश से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है? सूरबल था मैकल का पांडुवंशी शासक था दोस्तों। सूरबल मैकल के पांडुवंशी शासक था जिसका ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इस वंश के जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल तथा सूरबल जैसे राजाओं ने शासन किया है। ओडिशा के सोमवंशी शासकों से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। प्राचीन छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो किसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किस राजवंशों ने धारण की थी? तो उसने किया था सोमवंशी शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ में ओडिशा कलिंग के सोमवंशी शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। कौशल एवं उत्कल में शासन 1040 से 1065 करने वाले महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश से संबंधित था? तो यह संबंधित था सोमवंश, जो कि त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण करते थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं। किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? महाभवगुप्त ने किया था दोस्तों। ओडिशा के सोमवंशी शासक महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारंजमूर शिलालेख किस शासक का है? मारंजमूर शिलालेख किस शासक का है? यह है ययाति शिवगुप्त का है दोस्तों। कांकेर के सोमवंश से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन है? तो कांकेर के सोमवंश का संस्थापक है सिंहराज। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन था जिसके निम्नलिखित शासक थे। कौन कौन से शासक थे दोस्तों कांकेर के सोमवंश में? यशोराज, कर्णराज, लक्ष्मणराज या फिर सोमराज? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्णराज। तो कांकेर के सोमवंशी शासकों में से एक हैं और वहीं सोमराज भी हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। छत्तीसगढ़ में कांकेर क्षेत्र के सोमवंश का शासक जिसने कर्णराज और सोमराज का प्रमुख शासक थे। पाली का प्रस्तर मंदिर किसने बनवाया था? पाली का प्रस्तर मंदिर किसने बनवाया था? यहाँ पास पहला ऑप्शन दिया है महाशिवगुप्त बालार्जुन और सूर्यवर्मन, प्रवरराज, पृथ्वीपति द्वितीय या फिर बाण विक्रमादित्य? तो इसका आंसर हो जाएगा बाण विक्रमादित्य, जिन्होंने पाली का प्रस्तर शिव मंदिर बनवाया था। इससे संबंधित व्याख्या दिया गया है। पाली का प्रस्तर मंदिर बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम ने करवाया था दोस्तों। प्राचीन इतिहास से संबंधित विविध क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व 2री सदी से संबंधित है। इस मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? तो इस मूल्यवान सिक्कों का नाम है आहत मुद्रा या पंचमार्क्ड कॉइन। ठीक है दोस्तों। भारतीय इतिहास की ईसा पूर्व 2री या 3री सदी में कालखंड में मौर्य शासकों के वर्चस्व था। इस दौरान छत्तीसगढ़ में पाए गए प्राचीन सिक्के मौर्य काल के हैं। यह सिक्के आरंग तारापुर उड़ेला नामक स्थान में मिले हैं। इन मूल्यवान सिक्कों की खोज डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। इन सिक्कों की आहत मुद्रा या पंचमार्क्ड कॉइन के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? बिलासपुर से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुषाण वंशी सिक्के कुषाणकालीन तांबे के सिक्के बिलासपुर तथा कोरबा से प्राप्त हुए हैं। क्योंकि यहाँ पास कोरबा नहीं दिया गया है इसलिए हम लोगों ने बिलासपुर दिया है, तो बिलासपुर को आंसर लिए हैं। बिलासपुर और कोरबा दोनों में मिले हैं। पुरातत्व विभाग ने 1987 में
से में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? तो इसे कौन से स्थान पर रखा है? मल्हार, रतनपुर, तालागांव, सिरपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको लिखा गया है तालागांव में दोस्तों, जिसको रुद्र शिव प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या दिया गया है। मुंगेली जिले में सरगांव के पास अमेरिकापा ताला मनियारी एवं शिवनाथ के संगम के समीप स्थित है। ठीक है, मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम के समीप स्थित है। मनियारी नदी के किनारे ऐतिहासिक ग्राम तालागांव स्थित है। यहाँ से डोनाल्ड स्टोनर को वर्ष 1987 में लाल पत्थर बलुआ पत्थर से बनी 7 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी विलक्षण रुद्र भैरव रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह अष्टभुजी विशाल प्रतिमा जिसके अंग जीव जंतुओं के आकृतियों से बनी है। इसकी प्रतिमा कुल 11 प्राणियों का अंकन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारी पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था? पारगांव, अमोदा, सक्रापद्र या सलोनी? तो इसका आंसर हो जाएगा सलोनी ग्राम दान में दिया गया था दोस्तों। बिलासपुर जिले में कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारी पुरुषोत्तम को सलोनी ग्राम दान में दिया गया था। इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? कौन सा राजवंश है जो सर्वप्रथम था? राजर्षि तुल्यकुल, सरबपुरी, पांडुवंश या फिर नल वंश? तो स्थानीय राजवंश सबसे पहले था राजर्षि तुल्यवंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम एवं सर्वप्रथम राजवंश के संदर्भ में इतिहासकारों के राजर्षि तुल्यवंश तथा सरबपुरी वंश को लेकर अंतर्द्वंद रहा जाता है। माना जाता है कि 5वीं-6वीं शताब्दी के समय राजर्षि तुल्यवंश का शासन था। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र में प्राप्त जानकारी के अनुसार इसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है दोस्तों। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? कौन से राजवंश है जो इस राज्य में शासन नहीं किया था? सरबपुरी वंश ये तो किए थे, पांडु वंश ये भी शासन किए थे, नल वंश ये भी शासन किए थे, लेकिन मौखरी वंश शासन नहीं किए थे दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मौखरी राजवंश ओडिशा क्षेत्र से संबंधित है, अतः इस वंश ने छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया था। निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया था। कौन कौन से राजवंश हैं जो छत्तीसगढ़ में शासन किए थे? राजर्षि तुल्य कुलवंश ये किए थे, सरबपुरी वंश ये भी किए थे, नलवंशी शासक ये भी किए थे, चक्रकोट का नागवंश ये संदिग्ध है दोस्तों। चक्रकोट का राजवंश ये नहीं किया था। ऑप्शन सी नहीं होगा। तो इसका संबंधित कूट दिया होगा अब और सद। अब और स हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अब सद सही है, असद बद। इसको कालक्रम से सही के अनुसार जमाना है, तो कालक्रम के अनुसार हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही दोस्तों। कालक्रम के अनुसार इसको देखते हैं। पहले आता है राजर्षि तुल्य वंश, उसके बाद नल वंश, उसके बाद आता है सरबपुरी वंश, उसके बाद आता है चक्रकोट का नागवंश। चक्रकोट का नागवंश ने शासन किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था। इनके निम्नलिखित शासक थे। शैल वंश के शासक कौन कौन से थे उसको देखना है दोस्तों। शैल वंशी शासक कौन कौन थे? पृथ्वीवर्धन था, जयवर्धन था और श्रीवर्धन था। और शैल वंश के संस्थापक माने जाते हैं श्रीवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऑप्शन सी में दिए गए थे, और इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। व्याख्या दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं-8वीं शताब्दी में शैल वंश के निम्न शासक थे: श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, श्रीवर्धन द्वितीय और जयवर्धन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। बिल्कुल सही है। सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्नमात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। ये भी सही है। सोम या पांडुवंशी राजा महासेगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अब और स तीनों सही हैं, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कौन सा कथन सही है उसको देखना है। सातवाहन वंश के शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवर सेन प्रथम था और विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था। विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था, तो विंध्य शक्ति है वो प्रवर सेन का पुत्र नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हैं। तो इसका की कूट में दिया गया ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 सही। यहाँ पास दिया गया है सातवाहन वंश के व्याख्या दिया गया है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश की राज्य की स्थापना होती है, बिल्कुल सही है। वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन नागपुर थी, बिल्कुल सही है। वाकाटक वंश के समकालीन वंश गुप्त व नल वंश थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। वाकाटक वंश के शासक निम्न हैं। प्रवर सेन प्रथम जो कि संस्थापक है, महेंद्र सेन, रुद्र सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, देवसेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय और हरिसेन। तो प्रवर सेन का पुत्र था विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति नहीं बल्कि गौतमी पुत्र था। प्रवर सेन का पुत्र विंध्य शक्ति नहीं था, कौन था? गौतमी पुत्र था दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग इसकी तैयारी करिएगा। तो चलिए मिलाते हैं। यहाँ पास नल वंश से संबंधित, नल वंश से संबंधित है, नल वंश से संबंधित कौन सा है? वह है स्कंद वर्मा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आता है सरबपुरी वंश से संबंधित है सुदेव सुखदेव राज, ठीक है। उसके बाद आता है पांडु वंश से संबंधित है तीवरदेव और सोम वंश से संबंधित है शिवगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या दिया गया है, उसको देख लेते हैं। नल वंश से संबंधित है स्कंद वर्मा, सरबपुरी वंश से सुदेवराज, पांडु वंश से तीवरदेव और सोम वंश से शिवगुप्त संबंधित हैं दोस्तों। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राजर्षि तुल्यवंश, राजर्षि तुल्यवंश कुल के थे भीमसेन प्रथम। और नल वंश से संबंधित हैं, नल वंश से भवदत्त वर्मन। और सरबपुरी वंश से संबंधित हैं प्रसन्न मात्र। और पांडु वंश से संबंधित है तीवरदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। राजर्षि तुल्यवंश भीमसेन प्रथम, नल वंश शासक हैं भवदत्त वर्मन, सरबपुरी वंशी है प्रसन्न मात्र और पांडु वंशी है तीवरदेव। इसमें भी राजवंश और उनके शासक दिए गए हैं, उसको मिलाना है दोस्तों। तो चलिए मिलाते हैं। राजवंश और उससे संबंधित शासकों को मिलाना है। तो यहाँ पास दिया गया है राजर्षि कुल, राजर्षि कुल भीमसेन द्वितीय ही थे दोस्तों। सरबपुरी शासक थे प्रवरराज। और पांडुवंशी शासक हैं महाशिव गुप्त। नलवंशी शासक है भवदत्त वर्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजर्षि, इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। राजर्षि कुल्यवंश, राजर्षि को क्या करना है इसमें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तो यहाँ पास देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ पास शासकों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पास राजवंशों के नाम दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पास दिया गया है राजवंशों के नाम और यहाँ पास दिया गया है शासकों के नाम। यहाँ पास उल्टा लिखा गया है दोस्तों ने। इसको चलिए मिलाते हैं। राजर्षि कुलवंश से संबंधित है भीमसेन प्रथम। और वहीं नल वंश से संबंधित है स्कंद वर्मा, ठीक है दोस्तों। और सरबपुरी वंश से संबंधित है जयराज। और पांडु वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजर्षि तुल्य कुल वंश है भीमसेन प्रथम। नल वंशी शासक हैं स्कंद वर्मा। सरबपुरी शासक हैं जयराज और पांडुवंशी शासक है चंद्रगुप्त। निम्नलिखित शासकों को उनके वंश से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है दोस्तों। एक तरफ नाम दिया गया है शासकों का और एक तरफ दिया गया है उसके वंश का नाम। तो इसको हमको सुमेलित करना है। तो प्रसन्न मात्र पांडुवंशी, राजर्षि तुल्यवंश, सरबपुरी वंश या फिर कलचुरी वंश। तो प्रसन्न मात्र है सरबपुरी वंशी शासक। इंद्रबल पांडुवंशी शासक हैं दोस्तों। अब बहारेंद्र शाह है कलचुरी से संबंधित शासक हैं। और भीमसेन द्वितीय है राजर्षि तुल्य वंश से संबंधित। तो 1 का हो जाएगा 3 हमारा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, इसको अच्छे से पढ़ें। तो चलिए मिलाते हैं दोस्तों, कैसा कैसा। हर्षवर्धन है पांडुवंशी शासक। प्रवरराज है प्रथम है राजा सरबपुरी वंशी संबंधित। विलासतुंग है नलवंश से संबंधित। और भीमसेन है राजर्षि तुल्यवंश से संबंधित। तो इसमें कूट से आप लोग मिला लीजिएगा, आंसर क्या होगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कंदवर्मन है नल वंश से संबंधित। वहीं दुर्गराज हैं सरबपुरी वंश से संबंधित। और हर्षगुप्त हैं पांडु वंश से संबंधित। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। कन्हरदेव है छिंदक नागवंश से। स्कंदवर्मन है नल वंश। और दुर्गराज है सरबपुरी वंश से संबंधित। हर्षगुप्त है पांडु वंश से संबंधित। इस क्वेश्चन को पढ़िए करके दिया गया है और सही उत्तर चुनिए, ठीक है दोस्तों। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था, ये हो जाएगा गलत दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सरबपुरी शासकों ने नहीं बनवाया था। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर को पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बनवाया था। और इसका प्रथम निर्माण कार्य करवाया था शुरू में वाष्टा देवी के द्वारा अपने पति हर्षगुप्त के यादों में। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणी नागवंश से संबंधित है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब और स, ठीक। कहाँ किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ब और स? ऑप्शन ब और स दिया है ऑप्शन सी में दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। सिरपुर का लक्ष्मण वंशी पांडुवंशी शासकों ने बनवाया था। वहीं प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट या भ्रमरकोट कहा जाता था। भोरमदेव मंदिर शिलालेख कवर्धा के फणी नागवंशी शासकों से संबंधित है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज हमने टोटल 96 क्वेश्चन किए हैं। तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।